देश के 97 करोड़ मतदाता 55 लाख ईवीएम्स के जरिए देश की सरकार चुनेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद टीवी9 भारतवर्ष आपके सामने लेकर आया है सबसे सटीक ओपिनियन पोल। और ये हम इसके बड़े सैंपल साइज के बेसिस पर कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंतानी भी मौजूद हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का ऐलान हो चुका है, मतलब देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 19 अप्रैल से शुरू कर 1 जून तक देश में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे हमारे सामने होंगे। इस बीच टीवी9 भारतवर्ष चुनावी ऐलान होने के बाद बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आया है। जी हां समीर, और टीवी9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल में भी आपको हम 9 राज्यों की सटीक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आपको पता चलेगा कि देश के 9 बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों में किसकी सरकार बनती दिख रही है, किसको सीटें ज्यादा मिलती हुई दिख रही हैं और किसे बड़ा नुकसान हो रहा है। आपके सामने राज्यों की सही पिक्चर होगी, बिग पिक्चर होगी, जिसमें आप आकलन लगा पाएंगे कि आने वाले चुनाव किस तरह के हो सकते हैं। पहले आपको बताते हैं किन किन राज्यों का ओपिनियन पोल आपको हम दिखाएंगे। टीवी9 का ओपिनियन पोल जो सबसे सटीक है और सबसे विश्वसनीय है, किन किन राज्यों का आपको दिखाएंगे, आइए आपको एक बार बता देते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, ये वो राज्य हैं, ये 9 राज्य हैं जिनका हम ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं सभी। बिल्कुल, और इन 9 राज्यों में क्या होने वाला है, क्या कह रहा है टीवी9 भारतवर्ष का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल, ये आपके सामने होगा। पता क्या चलेगा किस राज्य में कौन जीत रहा है, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल होनी जा रही हैं। बड़ा सवाल यह कि किसकी सीटें बढ़ी 2019 से लेकर 2024 में और किसकी सीटें घटी। पार्टियों का वोट परसेंटेज भी हम आपके सामने रखेंगे, जो आंकड़े हमारे ओपिनियन पोल में सामने आए हैं। कौन कहां क्लीन स्वीप कर रहा है, किसका सुपड़ा इस बार किस राज्य से साफ हो रहा है और राज्यों के छत्रपों का हाल क्या है, यह सब कुछ आपके सामने होगा बस थोड़ी देर में। जी हां, तो ये हम आपको बताएंगे ओपिनियन पोल में आने वाले घंटे में। और चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश के पालनाडु में भी होंगे। बहुत महत्वपूर्ण दौरा, पालनाडु में प्रधानमंत्री रैली करेंगे, जहां टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहेंगे, पवन कल्याण भी मौजूद रहेंगे। उधर राहुल की न्याय यात्रा का आज मुंबई में समापन होने जा रहा है, इस पर भी नजर रहेगी। इस मौके पर मुंबई में जो इंडिया गठबंधन है उसकी रैली हो रही है मुंबई में। मतलब चुनाव की घोषणा के बाद आज 2 बड़ी रैलियां हो रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री दक्षिण में है, आंध्र प्रदेश में होंगे, तो दूसरी तरफ मुंबई में इंडिया का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसका समापन हो रहा है और मुंबई में एक बड़ी रैली आयोजित की गई है जिसमें इंडिया गठबंधन के बड़े नेता दिखाई दे सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन है एक तरह से, तो दूसरी तरफ मोर्चा संभाला है प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि हाल ही में जो गठजोड़ हुआ टीडीपी के साथ, टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी दोनों मिलकर आज स्टेज साझा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। तो देखिए, दोनों ही खेमों से बड़ी तैयारियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और मुंबई में इंडिया गठबंधन की जो रैली होने जा रही है उस पर भी सबकी नजरें होंगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के बड़े नेता आज इस रैली का हिस्सा होंगे। और देखिए, अलग अलग राज्यों के आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे। यूपी की सियासत पर भी होगा फोकस, लेकिन आपको बता दें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि यूपी पर अगले कुछ मिनट हमारा फोकस रहने वाला है। दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर समीर चौगावकर जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं और सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले यूपी की बात होगी। यूपी के आंकड़े अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पीपल्स इनसाइट, पोलस्टैट और टीवी9 के मेगा ओपिनियन पोल में उत्तर प्रदेश क्या संदेश दे रहा है, ये देखिए, आंकड़े आपके सामने आने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल आपके सामने ये रहा। कुल सीटें 80, बीजेपी प्लस यानी
एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं 73 सीटें। वहीं कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है यूपी के अंदर, वो सिर्फ 7 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे ओपिनियन पोल में बीएसपी का खाता नहीं खुलेगा, इसके सीधे आसार नजर आ रहे हैं। तो 73 सीटों के साथ एनडीए और 7 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन हमारे ओपिनियन पोल में। जी हाँ, अभी अभी आपने बिग पिक्चर देखी, बड़ी तस्वीर देखी उत्तर प्रदेश की, और ये जाना कि गठबंधन के लिहाज से उत्तर प्रदेश में कौन सा गठबंधन ओपिनियन पोल के मुताबिक कितना दमदार है। अब आपको टीवी9 पीपल्स इनसाइट और पोलस्ट्रेट के ओपिनियन पोल का यूपी से जुड़ा पूरा डाटा दिखाते हैं, संपूर्ण डाटा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का जो ओपिनियन पोल है, कुल उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती हैं। बड़ा सूबा है, देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 70 सीटें इस ओपिनियन पोल में मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को 1, एसपी को 6 और बीएसपी को कुछ नहीं, यानी 0 पर। आरएलडी को 2 और जो आपको बता दें एडीएएलएस है उसे 1, और जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है या अदर्स जिसके खाते में आती है, उनको भी कोई फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ये ओपिनियन पोल की बड़ी तस्वीर है। डिटेल में हमने आपको आंकड़ा बताया कि उत्तर प्रदेश में किसको फायदा होता हुआ दिख रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, और फायदा बहुत क्लियर है, सब कुछ बहुत ही क्लियर है। जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसमें तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल से उत्तर प्रदेश की सीटों का गणित आपने जाना, उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल, और इसमें जो वोट परसेंटेज सामने आई है वो भी अब हम आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी प्लस यानी एनडीए का वोट परसेंटेज ये रहा आपके सामने 52.81%, 52.81% वोट बैंक, यानी ये देखिए एनडीए के वोट बैंक में पिछली बार से भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीएसपी के खाते में 8.56% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन के आंकड़ों पर आप नजर डालें तो 27.23% ये नजर आ रहा है वोट परसेंटेज के हिसाब से इंडिया गठबंधन। बिल्कुल, एक और बिग पिक्चर जल्दी से समीर बता देते हैं। ओपिनियन पोल में यूपी की जो बिग पिक्चर है वो क्या है, राम मंदिर का जो प्रभाव है, यानी मुद्दे कौन से रहे इस बार के, इसीलिए बिग पिक्चर हम कह रहे हैं। राम मंदिर का प्रभाव बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। डबल इंजन की लोकप्रियता भी लोगों के बीच पहुंची है। एसपी बीएसपी के अलग होने से असर पड़ रहा है, और एसपी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ का फायदा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। जयंत चौधरी और राजभर का प्रभाव है। जयंत चौधरी अब आ चुके हैं बीजेपी में, और अमेठी रायबरेली पर जो वोटर हैं वो कंफ्यूज हैं। हालांकि अमेठी की सीट कांग्रेस ने पिछली बार गंवा दी, कन्वेंशनल सीट गंवा दी, लेकिन रायबरेली पर भी वोटर्स जो हैं वो इस ओपिनियन पोल में ये निकल कर आया है कि वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान मौजूद हैं उनका जल्दी से रुख करते हैं। अजीज खान साहब से शुरुआत करेंगे इस चर्चा की, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनाया गया यूपी में, आप कांग्रेस के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अजीज खान साहब, ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है, 73 सीटें एनडीए। देखिए समीर भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने बड़ी मेहनत के साथ इस ओपिनियन पोल को तैयार किया है तमाम सोर्सेज के जरिए जी। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कह सकता कि आप गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, लेकिन जो इस बार के हालात हैं, जिस तरह वोटर साइलेंट है, वो टीवी पे आकर के हल्ला नहीं कर रहा है। मैं एक बात बता दूं कि बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो यकीनन शायद बीजेपी को एहसास भी नहीं होगा कि कितना बड़ा परिवर्तन, क्योंकि जनता इस बार मन बना चुकी है। उसको ये लग गया है कि इस सत्ताधारी लोगों ने उसको धोखा दिया। 10 साल तक ख्वाब दिखाया, बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया, एक लाइन से। अभी कल मैं देख रहा था कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो महिलाओं की, और महिलाओं के साथ साथ जी यंगस्टर की है। आज वो यंगस्टर की क्या स्थिति है आप खुद देखें। ठीक है, आजिज खान सारे पेपर का एग्जाम हुआ। बिल्कुल, हम क्योंकि आंकड़े सभी राज्यों के दिखाने वाले हैं। खान साहब, मैं आपको रोक रही हूँ, हमें सभी राज्यों के आंकड़े दिखाने हैं, सभी गेस्ट से हमें बातचीत करनी है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बातें क्विकली हो, अपना पॉइंट क्विकली आप रखें। दीपक झा जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, दीपक झा, ऐसा लग रहा है ओपिनियन पोल में कि ये जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ, उसका असर काफी दिखाई नहीं दे रहा जमीन पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी असर नहीं दिखाई दे रहा है।
देखिए निधि जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता की चाशनी में डूबी हुई है जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं पूरे मीडिया जगत की, मैं किसी एक व्यक्तिगत चैनल का नहीं बोलूंगा, पूरे मीडिया जगत का मैं बता रहा हूँ, पूरा सत्ता की चाशनी में डूबे हुए लोग हैं। अब बात है कि नरेंद्र मोदी जी से सवाल नहीं करते हैं, चंदा मामा पे ले जाने वाला चंदा चोर निकलता है, चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा चोरी करते हैं, देश में टैक्स चोरी करते हैं, देश में पैसों की चोरी काला बाजारी करते हैं। 20,000 करोड़ रुपए में से 6,000 करोड़ रुपए सिर्फ दीपक झा, थोड़ा ओपिनियन पोल पर बात कर लें, उसमें सवाल नहीं करते, थोड़ा ओपिनियन पोल पर बात कर लें। आप कह रहे हैं हवा हवाई है, फिर तो 2014 और 2019 के नतीजे भी आपने इसका मतलब नहीं देखे, वो तो नतीजे थे ना भाई, हम तो ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। का मनोरंजन है और कुछ नहीं। आप सुबह सुबह आके कहते मतलब 20 लाख के सैंपल साइज को आप मामूली बात मानते हैं दीपक? उस महापुरुष से, महाविकास के विकास वाले पुरुष से जरा पूछ लीजिए 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, महंगाई किस तरफ। ठीक है, मुद्दे उठाइए, लेकिन आंकड़ों पर भी बात कीजिए, मैं चाहूंगा आंकड़ों पर भी बात कीजिए। ठीक है, मैं आता हूं सिद्धार्थ से, यूपी और बिहार से एक साथ जवाब लेंगे। बात बिहार की जल्दी से कर लेते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन मुझे लगता है सिद्धार्थ, इस पर आपको एक प्रतिक्रिया आपकी बनती है। यूपी से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो पूरी तरह से एनडीए के फेवर में हैं। इंडिया गठबंधन इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में है। आपको लग रहा है दीपक और अजीज खान साहब जो बात कर रहे हैं उसमें दम है? देखिए समीर जी, लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं कि देश की सत्ता या देश के शासन का जो रास्ता है वो यूपी से होकर के निकलता है, और यूपी का जो मूड है वो आपके ओपिनियन पोल में बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं तो कहता हूं जब वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचेगा और अपना वोट दबाने लगेगा तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। पर मैं दीपक जी का या अजीज भाई का क्या बात का जवाब दूं? ये लोग परीक्षा की घड़ी में अलग ही सिलेबस पढ़ के आ जाते हैं, इनको पता नहीं पेपर कौन सा हो रहा है, इनने तैयारी कौन सी की है, तो इनकी बातों में ऐसा लगता है। आज ओपिनियन पोल को कह रहे हैं सत्ता का ऐसा है, एग्जिट पोल आएगा फिर कहेंगे सत्ता की चाशनी है, रिजल्ट आ जाएगा तो भी मानेंगे नहीं, कह देंगे अरे कोई ईवीएम की चाशनी थी, कुछ ऐसा था, कुछ वैसा था। ये लोग अपने एक बबल में जी रहे हैं, उस बबल को जिस दिन तोड़कर बाहर निकलेंगे तो समझ पाएंगे कि जनता का मूड क्या है। हाँ। आज उत्तर प्रदेश की जनता हो, बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, वो मन बना चुकी है कि इन लोगों के जो कुकर्म थे वो तो याद है, और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की प्रगति भी याद है। हालांकि एनडीए को बहुत फायदा होता हुआ दिख रहा है। ओपिनियन पोल के आंकड़े जो सामने आए हैं 62 से सीधा आगे 70 से ऊपर सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि देखना होगा कि जमीन पर और कैसे, क्योंकि अब पूरा 1 महीना 1.5 महीना चुनाव चलेंगे। और समीर चौगावकर जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन बिहार के आंकड़े भी बात कर लेते हैं, दर्शकों को दिखा लेते हैं। बिहार की करते हैं, जहां नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले इंडिया का दामन छोड़ एनडीए के कुनबे में शामिल हो गए। अब सवाल यह है कि क्या ये गठजोड़ 2019 के नतीजों को दोहरा पाएगा, यानी बीजेपी और जेडीयू का, या फिर इस बार इंडिया अलायंस बाजी पलटने में कामयाब होगा? अब देखिए पीपल्स इनसाइड, पॉल स्ट्रेट का TV9 के ओपिनियन पोल में जो नतीजे हैं वो क्या हैं, बिहार के मतदाताओं ने क्या बताया है। बिहार का जो ओपिनियन पोल है जिसमें कुल 40 सीटें आती हैं और बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम पार्टी, एनडीए, यानी पूरा जो एनडीए का कुनबा है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी बीजेपी प्लस को 38 सीटें इस ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है मिलती हुई। बहुमत से कई ज्यादा यह आंकड़ा है, 40 सीटें हैं। और तो देखिए 40 में से 38 सीटें एनडीए के पास जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी बिहार में जबरदस्त दमखम नजर आ रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव को हम देख रहे हैं लगातार ग्राउंड पर उतरे हुए हैं वो, और पूरा दम उनकी तरफ से भी लगाया गया है। ओपिनियन पोल में बिहार की बिग पिक्चर क्या निकलकर सामने आती है वो अब आपके सामने ये रही। नीतीश कुमार के साथ का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष में अकेले तेजस्वी यादव की जो मेहनत है वो कहा जा सकता है रंग लाई है, लेकिन सीटों के लिहाज से वो परिवर्तित होती हुई नजर नहीं आती है। इंडिया अलायंस का खास असर नहीं दिख रहा है बिहार के अंदर। पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार की सियासत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पंकज, इन आंकड़ों को कैसे देखा जा रहा है, खास करके आरजेडी के खेमे में, क्योंकि तेजस्वी यादव पूरा दमखम झोंकते नजर आ रहे हैं जब से उनकी सरकार में मौजूदगी खत्म हुई है। देखिए वो जिन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं उसमें भीड़ तो आ रही है, लेकिन देखिए क्या है कि 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तब भी कुछ इसी तरीके के सामाजिक समीकरण थे, और तब अगर देखें तो एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। इस बार भी जिस गठबंधन के सहारे यहाँ पर अगर देखें विपक्ष में तो आरजेडी है, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि एनडीए ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। पिछले कई चुनावों में देखें
तो 49%, 50% के आसपास वोट शेयर जाता है। यूपी में अगर देखें तो पहले 38 और 40% पे चुनाव जीत जाते थे। बीजेपी ने चुनावी गणित जो है वो बदल दिया है। आरजेडी अपने एमवाई और लेफ्ट यानी जो सामाजिक समीकरण है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर पा रही है, और यही वजह है कि उस नतीजों में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। भीड़ दिखती है लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो पाती है वोट में, सामाजिक समीकरण का विस्तार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं पंकज, जो सामाजिक विस्तारीकरण है वो विस्तार ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2019 में भी आरजेडी शून्य पर थी और जो ओपिनियन पोल आया वो भी शून्य बता रहे हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आरजेडी कोशिश कर रही है, कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर कुमार आरजेडी कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार में या उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुफीद सिचुएशन लग नहीं रही है ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आए। जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2014 और 2019 के नतीजे रहे हैं उनके लिहाज से ओपिनियन पोल जब सामने आए हैं तो हालांकि कांग्रेस और आरजेडी के नेता इसको मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है हम बेहतर करने वाले हैं, लेकिन जब सवाल किया जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अमेठी रायबरेली में प्रियंका और राहुल लड़ेंगे क्या, तो इस पर जवाब मिलता है कि सूत्र ये कह रहे हैं कि दोनों लड़ने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि वो क्या तीनों गांधी संसद में होंगे इसलिए वो नहीं लड़ना चाहती। राहुल गांधी का कहना है कि वो वायनाड से हैं, अगर अमेठी से लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो किसको छोड़ेंगे, वो जिसको छोड़ेंगे वहां खराब संदेश जाएगा। तो एक ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात अगर बिहार की आती है तो अभी तक सीट बंटवारा तक सामने नहीं आ पाया है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पप्पू यादव को ले लिया जाए और पूर्णिया से लड़ाया जाए, लेकिन लालू यादव तैयार नहीं है। तो ऐसे में अभी स्थितियां ठीक नहीं है। पहले अपना घर दुरुस्त करना होगा, उसके बाद आगे की लड़ाई की बात करनी होगी। इसलिए ओपिनियन पोल के बाद कांग्रेस और आरजेडी के नेता भले ही लगातार कह रहे हो कि वो इसको नहीं मानते, लेकिन अंदर खाने ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी, यूपी से पहले अब बिहार का क्योंकि जिक्र हो रहा है, बिहार की ही बात कर लेते हैं। बिहार के ये आंकड़े जो हैं इनकी कैसे आप एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बिहार में एनडीए को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सीटों पर माथापच्ची का पेच जो है वो दोनों ही तरफ फंसा हुआ है, एनडीए में भी और इंडिया में भी। देखिए, मुझे लगता है कि आप अगर 2014 के चुनाव परिणाम अगर देखेंगे, 2014 के अंदर नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव नहीं लड़े थे। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर 22 सीटें जीती थी, बेहतर प्रदर्शन किया था। तो बिना नीतीश कुमार के भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में है। नीतीश कुमार इस बात को जानते थे कि बिना एनडीए के, बिना भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अंदर उन्होंने जो 2019 में प्रदर्शन किया था 17 सीटें जीतने का, वह नहीं कर सकते। और उनके सांसदों का इसका दबाव था नीतीश कुमार के ऊपर कि अगर हमें 2019 का प्रदर्शन दोहराना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना होगा, लालू प्रसाद और आरजेडी के साथ, तेजस्वी के साथ हम जीत नहीं सकते। और मुझे लग रहा है इसी कारण नीतीश कुमार अपनी मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में आए। निश्चित रूप से इसका फायदा एनडीए को होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी बिहार के अंदर मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अब नीतीश कुमार को फायदा होगा और ये तय है कि जो 2019 का परिणाम रहा है वही 2024 में रहने वाला है। की कोशिश होगी 2024 में भी, और इसी मकसद के साथ नीतीश कुमार एनडीए के पाले में आ गए एक बार फिर से। अब बात पंजाब की कर लेते हैं समीर जी, और पंजाब का रुख करें तो इसमें आंकड़े बताने जरूरी है। जो ओपिनियन पोल आया उसके मुताबिक जो पंजाब में लोकसभा की कुल सीटें हैं 13, जिसमें बीजेपी को 2 मिलती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 0, आम आदमी पार्टी को 11 और शिरोमणि अकाली दल को 0, बाकी अदर्स के खाते में भी 0। यानी जो बड़ा फायदा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। तो देखिए, पंजाब का ओपिनियन पोल ये आपके सामने रहा, और अब इसकी जो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ओपिनियन पोल में तो आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन बिग पिक्चर क्या है वो आप देख लीजिए। कांग्रेस से गठबंधन ना करने का फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा डिबेट का, चर्चा का पॉइंट है। मान सरकार के 5 मंत्रियों को लड़ाने का फायदा भी आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। पंजाबी गानों और नारों वाला कैंपेन आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ सीधे तौर पर दिखता है। रैलियों में केजरीवाल के चुनावी भाषणों से जनता एक तरह का कनेक्ट करती हुई नजर आ रही है, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिल रहा है। अकालियों और कांग्रेसियों से जनता का मोह भंग होता दिख रहा है पंजाब के अंदर। यह कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक पॉइंटर है।
पंजाब से लोगों की नाराजगी के बावजूद पंजाब में बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा है और बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आती हैं। तो यह बहुत बड़ी फाइंडिंग निकलकर सामने आई है पंजाब से, जो कांग्रेस के लिए झटका और आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी मानी जा सकती है। जी हां, आम आदमी पार्टी इसी मकसद से बढ़ी थी, तभी पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। बात हरियाणा की भी कर लेते हैं। हरियाणा का जो ओपिनियन पोल है उसमें कुल सीटें 10 आती हैं, जिसमें बीजेपी को 9 जाती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 1 और जेजेपी को 0, INLD इनेलो पार्टी जो कि 0, अदर्स के खाते में भी 0। ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, लेकिन ये जो बड़ा फायदा है वो बीजेपी की ओर जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी 1 सीट को लेकर विन करती हुई दिख रही है ओपिनियन पोल में। अब हम आपको हरियाणा की बिग पिक्चर भी दिखा देते हैं। कुल सीटें जो हैं 10 हैं और मैं पंजाब को लेकर, हरियाणा को लेकर कांग्रेस से सवाल करूंगी। दीपक जी, आपके पास आ रही हूं। फायदा नहीं था, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने आपके साथ हाथ पंजाब में नहीं मिलाया लेकिन दिल्ली में मिलाया, और इसीलिए ये फायदा होता हुआ दिख भी रहा है आम आदमी पार्टी को। ओपिनियन पोल के आंकड़े तो ये कहते हैं। देखिए, ओपिनियन पोल मैंने पहले भी कहा है कि जो भी दिखाएं कोई बात नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जहां अपने बलबूते अपने दम पे लड़ रही है वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और मैक्सिमम सीटें जीतेगी। ये मेरा आपसे बिल्कुल आज वादा कर रहा हूं, जनता का वादा है, क्योंकि बात कांग्रेस की नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है। बात क्या है, इस देश में मुद्दों की है। बात यह है कि जिन्होंने 10 सालों में सपनों के सौदागरी की है, सौदेबाजी की है, उन सपनों और उन जुमलेबाजी के खिलाफ जनता आवाज उठा रही है। ठीक है, जल्दी से छोटे-छोटे जवाब। सिद्धार्थ जी, क्या कहेंगे? पंजाब की जो तस्वीर है, वो जो कहानी बयां कर रही है, उसमें बीजेपी के लिए अभी भी कोई खुशखबरी दिखती नहीं है। क्या वजह है कि मोदी मैजिक और भारतीय जनता पार्टी का जादू पंजाब में नहीं चल रहा है? नहीं समीर जी, ऐसा मैं नहीं मानता। ज्यादा चिंता की स्थिति तो कांग्रेस पार्टी के लिए, उनको थोड़ा सोचना चाहिए। आप हमें 2 बता रहे हैं। हाँ, आप हमें 2 बता रहे हैं। चुनाव होते होते हमारा ये नंबर बढ़ेगा, काफी बढ़ेगा। और हम एक्नॉलेज करते हैं जहां पर हो सकता है हमारा कैडर कमजोर हो, जहां पर कुछ हो रहा हो, वहां में मेहनत की और जरूरत है और हम मेहनत करेंगे तो ये रिजल्ट बढ़ भी जाएगा। पर मैं दीपक जी की बात पे एक बात कहना चाहता हूँ। कह रहे हैं जहां जहां कांग्रेस पार्टी अपने दम पे लड़ रही है वहां वहां अच्छा प्रदर्शन करेगी। अपने दम पे लड़ी कहां रही है? कितने प्रदेश बच के जहां आप अपने दम पे लड़ रहे हैं? हर जगह तो गठबंधन है, मतलब प्रदर्शन कहीं अच्छा नहीं होने वाला। पर इस सब के बीच में भी मैं मानता हूं कि ये जो पूरा ओपिनियन पोल आ रहा है, ये एक रिफ्लेक्शन है लोगों के मूड का, पर जो एक्चुअल मूड है समीर जी, मैं फिर भी बोलता हूं, वो इससे भी अधिक है। केंद्र की मोदी सरकार अन्नदाता को इतना फोकस कर रही है, लेकिन उसका नतीजा ग्राउंड पर नहीं मिल रहा है। अन्नदाता इतना बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा है, पंजाब में खास तौर पर। नहीं, आप अगर ओपिनियन पोल के आंकड़े मैं बड़ी ह्यूमिलिटी से कहना चाहता हूँ, अन्नदाता सिर्फ पंजाब में नहीं है। हाँ, अन्नदाता सिर्फ पंजाब में नहीं है, अन्नदाता हरियाणा में भी है, अन्नदाता उत्तर प्रदेश में भी है, अन्नदाता बिहार में भी है, अन्नदाता महाराष्ट्र में भी है, अन्नदाता कर्नाटक में भी है। हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन देखिए आप। एक बड़ा हिस्सा पंजाब से दीदी मैं जोड़ देता हूँ पंजाब में एक बहुत बड़ा एक बिहार तो। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप जो कह रहे हैं समीर चौगांवकर जी उसी में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। समीर जी, देखिए, पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक मुश्किल राज्य रहा है। आप देखिए 2014 हो 2019 हो, भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कभी बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, ये बात माननी पड़ेगी। और जो भी प्रदर्शन रहा है वो अकाली दल के सहयोग के साथ रहा है। अब अकाली दल गठबंधन में नहीं है। और अभी 2 साल पहले का विधानसभा चुनाव देखोगे, 117 विधानसभा में से 92 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी थी। और जितने बड़े दिग्गज नेता पंजाब के सब हारे। प्रकाश सिंह बादल हारे, सुखबीर बादल हारे, चरणजीत चन्नी हारे, अमरिंदर सिंह हारे, नवजोत सिंह सिद्धू हारे। जितने स्थापित नेता थे पंजाब के, सबको धूल चढ़ा दिया आम आदमी पार्टी ने। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी वहां एक बड़ी पार्टी है और आम आदमी पार्टी के बीजेपी में आने का कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जानती थी कि वहां पर उनका ग्राउंड बहुत मजबूत है और वह ज्यादा सीटें जीत सकते, तो गठबंधन क्यों करे, और उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सीटें बना के रखी। ऐसे में उस सवाल का जवाब भी मिलता हुआ नजर आता है कि भगवंत मान क्यों एडमेंट होकर बार बार कह रहे थे कि हम 13 की 13 सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ जाने में नुकसान होता। दिलचस्प बात है कि भगवंत मान अगर कह रहे थे कि हमको अकेले लड़ना है, तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, चाहे प्रगट सिंह हो, चाहे प्रताप सिंह बाजवा हो, चाहे राजा वडिंग हो या सिद्धू हो, वो कह रहे थे हमको भी अकेले लड़ना है। अब दोनों ही दल कह रहे थे अकेले लड़ना है, तो दोनों के आला कमान ने कहा कि चलिए आप अकेले लड़ लीजिए। लेकिन जो ओपिनियन पोल बता रहा है कि अकेले लड़ने का फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है, वो शिखर पर जा रही है और कांग्रेस पार्टी शिखर से 0 पर आ रही है। तो ये अगर ओपिनियन पोल है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है
कि हम ऐसा नहीं मानते, हम बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। हमारे और आम आदमी पार्टी के बीच में ही सीटों का बंटवारा होगा और आगे चलकर वो इंडिया गठबंधन की सीटें होंगी, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। बिल्कुल, लेकिन कुमार सही बात है, आपने जिस तरह से कहा, ये अगर अकेले राह चुनने का फैसला लिया गया दोनों पार्टियों की तरफ से, तो देखना होगा कि जनता का चुनाव क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जनता के पास ही जा रहे हैं नेता और जनता चुन रही है। समीर जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूँ। पंजाब और हरियाणा पर आप बड़ी दिलचस्प चीज रख रहे थे, क्यों ऐसा है कि बीजेपी यहाँ पर, हरियाणा में तो फिर भी एक आधार बढ़ा पाई है बीजेपी, लेकिन पंजाब में नहीं कर पाई, जबकि पिछली बार कानून तक वापस लेना पड़ा जब किसानों का प्रदर्शन हुआ, तो ये क्या उल्टा हो रहा है? देखिए, पंजाब कभी भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं पड़ पाया और भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर हमेशा अकाली दल के वैसाखी के ऊपर अपनी राजनीति करती रही। स्थानीय लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा नेता नहीं रहा। हालांकि राष्ट्रीय सेवक संघ वहाँ बहुत ज़्यादा जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जो कमजोर हुई वहाँ पर, अकाली जो कमजोर हुआ, उसका पूरा का पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास चला गया। और देखिए, 2014 में आम आदमी पार्टी ने जो 4 सांसद जीते थे वो सारे पंजाब से जीत कर आए थे। तो 2014 में ये तय हो गया था कि पंजाब में अगर कोई तीसरा पार्टी को बेनिफिट मिलेगा तो वह आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि कांग्रेस से लाकर सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। निकलकर सामने आ रहे हैं इस ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आने के बाद, और इंडिया वर्सेस एनडीए का जो अभी तक के आंकड़े हैं उसके आधार पर क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं इन आंकड़ों के जरिए, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन बिना वक्त गंवाए जल्दी से अजीज खान साहब का रुख करते हैं। अजीज खान साहब, ये स्ट्रैटेजी है क्या कि इंडिया गठबंधन में जो अलायंस हुआ है उसे हम प्री पोल अलायंस कहें या पोस्ट पोल अलायंस कहें? जहां पर मुमकिन था आप लोगों ने प्री पोल अलायंस किया है, और अगर खिलाफ भी लड़ रहे हैं किन्हीं राज्यों में तो फिर नतीजों के बाद आप लोग एक साथ होंगे। क्या यह पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है? देखिए समीर भाई, 2-3 बातें भी मैं बिहार पे बात कर लूं। जिस तरह ये आपका ओपिनियन पोल जो है बिहार में आया है जी, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा ये बात, कि जिस तरह अभी गांधी मैदान में जिस तरह रैली हुई है और जिस तरह भीड़ जो है उमड़ करके आरजेडी की तरफ जा रही है और वो जो अलायंस की तरफ जा रही है, यकीन मानिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। पहले भी मैंने स्पष्ट किया था कि जनता साइलेंट है, वो इस बार इनके कारनामों को देख रही है बड़े स्तर पर, और वो कारनामे दिख रहे हैं। वो अलग बात है कि ओपिनियन पोल और बाकी अलग अलग तरीके से वो चीजों को एक्सपोज किया जा रहा हो, अलग अलग तरीके से बातों को यूपी में तो राम मंदिर की लहर है, लेकिन खान साहब मैं आ रहा हूं, मैं चाह रही हूं इस पर राम मंदिर। देखिए, राम मंदिर का असर मेरे अपना मानना है, मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं, मैं देख रहा हूं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोगों ने कहा कि आस्था एक अलग चीज है, आस्था अलग है और सत्ता अलग है। देश में सरकार बनाना वो उसमें आस्था से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आस्था के जरिए, लेकिन बीजेपी आस्था के आड़ में अपनी कमियों को छिपाना चाहती है और हमेशा इसने ये किया है। आस्था के आड़ में चूंकि उसने काम नहीं किया, इसलिए वो आस्था का कहीं ना कहीं उसका आस्था के पीछे छिपना चाहती है। लेकिन जनता उत्तर प्रदेश की उसने मन बना लिया कि राम मंदिर जो बना है इसमें निसंदेह नहीं, लेकिन इसे इस तरह से तो भी पेश किया जा रहा है ना कि भाई राम मंदिर बनवाना कौन चाहता था, कौन पार्टी पक्ष में थी और कौन इसके खिलाफ थी, इस तरह से भी तो जनता के सामने, वोटर के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अजीज साहब, इसका क्या असर होगा? मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो ओपिनियन पोल है उसके आंकड़े अब हमारे पास आ गए हैं, तो जल्दी से वो हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है? कुल सीटें मध्य प्रदेश में 29, और ये देखिए बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। हमारे ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को 29 सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस का खाता इस बार नहीं खुलेगा। ये अपने आप में बड़ा इसलिए क्योंकि सबकी नजरें छिंदवाड़ा पर रहती हैं, जहां से नकुल नाथ को मैदान में उतारा गया है, लेकिन हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है कि इस बार छिंदवाड़ा सीट भी कांग्रेस पार्टी के हाथ नहीं लग रही है। बिल्कुल समीर, और ओपिनियन पोल में जो वोट शेयर यानी वोट प्रतिशत निकल कर आया है पार्टियों का, वो भी बता देते हैं। बीजेपी को मध्य प्रदेश में बम्पर फायदा यानी 29 की 29 सीटें बीजेपी के झोली में जाती हुई ओपिनियन पोल में दिख रही हैं। 69.48% ये बीजेपी का वोट शेयर। इसके अलावा कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 22.17%, अदर्स के खाते में 2.35% और बाकी पता नहीं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस अपनी जो परंपरागत सीट है छिंदवाड़ा वो गंवा देगी? जी हां, और ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश के नतीजों को लेकर हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात की। क्या कहना था उनका, आपको सुनाते हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जो हमने आज ओपिनियन पोल किया है उसमें मध्य प्रदेश को लेकर जो नतीजे आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए तो कम से कम खुशी देने वाले हैं। 29 की 29 सीटें आपको मिल सकती है। खास तौर से जो छिंदवाड़ा सीट जिसको लेकर के बीजेपी लगातार प्रयास करती रही, कोशिश करती रही, वो सीट भी इस बार आपको जा सकती है। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले से। देखो, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो हम सब कह रहे थे वो आपके ओपिनियन पोल ने अपने आप बता दिया है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश में जिस प्रकार से उनका अपना रुझान चल रहा है, जनता के दिलों पे वो राज करते हैं। विकास के मामले में पूरा देश उनके साथ है। दुनिया उनको इस अपने एक ऐसे नेता के रूप में जानती है जो सभी प्रकार के सारे विकास के कामों के साथ साथ अपनी पूरी जनभावनाओं का लेकर चलने वाले नेता के रूप में विश्व स्तरीय नेतृत्व करता वो निकल के आए हैं। तो मध्य प्रदेश ने 29 की 29 जो आपने लोकसभा का ओपिनियन बताया, निश्चित रूप से मैं आपका आभार भी मानता हूं और जनता का आभार मानता हूं जिनने अभी से हमारी प्रतिक्रिया दी। हम तो कह ही रहे हैं कि आपकी बार 400 पार और 29 की 29 पार। मोहन जी, लेकिन सीटों के साथ साथ इस ओपिनियन पोल में एक और बड़ा आंकड़ा है, और वो ये कि आपका वोट परसेंट 10% बढ़ सकता है। 70% करीब आपके पास वोट शेयर आ सकता है और कांग्रेस का 12% कम हो सकता है। मतलब आप लोगों ने कई सारे बड़े नाम विधानसभा चुनाव में लेकर आ गए, नेतृत्व बदला, उसके बावजूद इस तरह का करिश्माई प्रदर्शन, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अपनी लगातार जब से भाजपा की सरकार बनी 2004 के बाद से धीरे धीरे ये लगातार ग्राफ बढ़ता गया। ये उसका बड़ा कारण है कि कांग्रेस के नीचे से जनता का विश्वास उठ चुका है। हर बूथ पे कांग्रेस खाली हो गई। कांग्रेस के लोग लगातार भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। 50,000 लोग अभी भी लाइन में खड़े हैं जो भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये निश्चित रूप से मुझे लगता है 70 है, भगवान इसमें और वृद्धि करेगा। समीर चौगावकर जी, आपके पास आ रही हूँ। मध्य प्रदेश के आंकड़े आप भी देख रहे हैं। ऐसा क्या कांग्रेस नहीं कर पा रही स्ट्रैटेजी के लिए जो बीजेपी विन कर जा रही है? हालांकि हिंदी बेल्ट का है, विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा किया बीजेपी ने, लेकिन कांग्रेस उस बात को भुना नहीं पा रही है। देखिए, अगर कांग्रेस की मध्य प्रदेश की अगर राजनीति देखोगे, लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत होती चली गई है। और शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यकाल रहा है 2004 के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार आप देखिए वहाँ पर काफ़ी विकास हुआ और कांग्रेस वहाँ पर गुटों में बटी रही। दिग्विजय का गुट रहा, कमलनाथ का गुट अलग वहाँ पे रहा, ज्योतिराज सिंधिया का अलग गुट रहा वहाँ पर, सुरेश पचौली जो नेपथ्य पे चले गए थे वो भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मुझे लग रहा है आप 2014-2019 का परिणाम देखोगे तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ कितनी मजबूत और कांग्रेस कितनी मजबूत किला, मजबूत गढ़। अमित समीर भाई, एक लाइन जोड़ देता हूँ। एक गढ़ जो जुड़ा हुआ था गुना का, वह भी 2019 में हार गई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत गई थी। अब ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस वापिस भाजपा में आ चुके हैं। मुझे लगता है छिंदवाड़ा अकेला जो बटा था वहां से बंटी साहू जो इस बार उम्मीदवार है वह नकुलनाथ को हराने जा रहे हैं। ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा। दीपक, चिंता का विषय है, बीजेपी का मजबूत गढ़ और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। आपके वोट परसेंटेज में 12% की कमी मुमकिन है छिंदवाड़ा भी चला जाए। क्यों है ये स्थिति? समीर भाई, जो एक ओपिनियन पोल है, मैं शुरू से कर रहा हूँ, फिर वही बात दोहराता हूँ कि बात है कि हम मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये दिखाना चाह रहे हैं, जनता को बरगलाना चाह रहे हैं कि देखिए सब जगह भाजपा जीत रही। तो जनता के मन में आता है कि भाई जब भाजपा जीते रही तो अपना वोट खराब मत करो, भाजपा को दे दो। तो इस तरह का माहौल जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, देश के साथ मीडिया का धोखा है, इस देश के साथ इस पत्रकारिता जगत का धोखा है। आप तो सिर्फ मीडिया को भी जो भाजपा के साथ है, मुझे आपको टोकना पड़ेगा। दीपक जी, आप सिर्फ ऊपर बबल बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी कमजोरी भी तो झांकेंगे ना, क्यों नहीं? अगर ओपिनियन पोल के आंकड़े आए हैं तो फिर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या जमीनी हकीकत है ये तो समझेंगे। कहा है देश में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं फ्री की रेवड़ी, वक्त बहुत कम है मेरे पास। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया देते हैं तो नरेंद्र मोदी जी का तो एक ही मेरा आग्रह है, अगर ओपिनियन पोल से इतनी समस्या है, उन्हें विश्वास ही नहीं है। सिद्धार्थ जी, दीपक जी को आंकड़ों पे विश्वास नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है। मैं जवाब दे देता हूँ जी, एक सेकंड दीपक जी, अब सुन लेते हैं। सुन भी लीजिए आप दीपक जी, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, सुन लेते हैं। सिद्धार्थ जी बोलिए। आप अपना भाषण देने नहीं आए, आप ओपिनियन पोल की डिबेट पे आए हैं। अगर आपको नहीं आना था तो आपको मत आइए, विश्वास नहीं है तो। पर ठीक है, 29 अगर ये बता रहे हैं
है। अभी तो विधानसभा का भी मैंडेट आया, विधानसभा के मैंडेट पे इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसका रिफ्लेक्शन नहीं है। 29 नहीं तो आप बता दीजिए ना आपको कितनी मिलेंगी, 3 मिलेंगी, 4 मिलेंगी, पर आप उस पर भी बात नहीं कर रहे क्योंकि आपको अंदर अंदर पता है कि क्लीन स्वीप हो रहा है मध्य प्रदेश। आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने जैसे विधानसभा में मैंडेट दिया था भाजपा को, ऐसा ही मैंडेट लोकसभा में मिलने वाला है। प्लीज दीपक जी, आपने अपनी बात रखी, आप तो अपने ड्राइंग में बैठ के भाषण देने के मूड में है। ये नेशनल टेलीविजन है ना, आपका ड्राइंग रूम नहीं है। नॉन स्टॉप मत बोलिए प्लीज, बहस में नॉन स्टॉप मत बोलिए, सब पक्ष आना चाहिए। अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजीज साहब, ये तो मुझे लगता है एक तरह से जिस तरह से आप इतने बड़े सैंपल साइज को भी अगर बिल्कुल खारिज कर दें और पिछले 2 चुनावों के नतीजों को भी दरकिनार कर दें, तो ये तो जनता के वोटर्स के विवेक पर भी सवाल उठाना हो जाएगा कि आप बिल्कुल ही खारिज कर दें जी कि किसी चैनल ने ओपिनियन पोल चला दिया और उससे प्रभावित होकर वोटिंग हो गई। देखिए समीर भाई, मैं लगातार कुछ दिनों से देख रहा हूं कि बीजेपी के लोग जो हैं, उनके अपने लोग और उनके समर्थक, स्वयंभू एक शब्द है स्वयंभू, वो खुद ही अपने आप को स्वयंभू घोषित कर रहे हैं, विश्व गुरु। और साहब एक तरफा कह रहे हैं, साहब चुनाव एक तरफा है। ये कहां से निकल के आ रहा है एक तरफा चुनाव? अरे तो आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते खान साहब। नहीं समझ पा रहा हूं, ये एक तरफा चुनाव है कहां? क्या 10 साल के कारनामों को जनता नहीं देखेगी क्या? नहीं, बिल्कुल देखेगी, बिल्कुल देखेगी, लेकिन वो तो दावों को देख रही है, इसलिए वोट मिल रहा है। खान साहब, वो उनका दावा है कि इस बार 400 पार। आप लोग भी दावा कर दीजिए, हम वो भी चलाएंगे कि इंडिया गठबंधन ने दावा किया कि 350 पार या 400 पार। आप बोल ही नहीं रहे हैं, निश्चित तौर नंबर ही नहीं बता रहे। ये बीजेपी 100 पार नहीं कर पाएगी, 100 पार नहीं कर पाएगी। अरे अपना बोलिए भैया, हमारी को छोड़ दीजिए थोड़ी देर। वोटर साइलेंट है, वोटर मन बना करके बैठा हुआ है। आप साइलेंट वोटर है, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं सिद्धार्थ जी। बिल्कुल वो अपने बातों को स्पष्ट नहीं कर रहा। ठीक है, बताना नहीं चाहता वोटर, सीधा वोट जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन करेगा, वोटर साइलेंट है। सिद्धार्थ जी जवाब। और इसीलिए वो इनको आकर के नहीं बता रहा है, और इसीलिए विश्वास नहीं कर रहे कि 400 पार होगा, और इसीलिए जिस दिन वोटर वोट करेगा जाके तो वो 400 पार करेगा। अरे आप हमारी चिंता कर रहे हैं 100 भी पार नहीं होगा, अपना तो बोलिए। एक बार अखिलेश जी बोले कि भाई एनडीए INDIA इतना आगे जाएगा, इंडी तो हम इतना कर देंगे, कोई नहीं बोल रहा क्योंकि इनको सबको पता है वास्तव। ये टीवी पे बैठ के कुछ भी बोल पाए, इनको वास्तव में पता है, जमीन की हकीकत पता है। लोगों ने 10 साल का काम देखा है। पहली बार कोई सरकार आई है जो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के लोगों के बीच में जा रही है, विकास का रथ गांव गांव जा रहा है, लाभार्थियों को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसने अपने सारे वादों को पूरा किया है, सारे एजेंडा को पूरा किया है, और जो अगले 5 साल का विजन रख रही है और अगले 25 साल का विजन रख रही है। आपको रोक रही हूं, भारत का विजन रख रही है। ओपिनियन पोल को आंकड़े हमने आपके सामने प्रस्तुत किए, देश के सामने प्रस्तुत किए, और इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका भी, सिद्धार्थ जी आपका भी, दीपक जी आपका भी, समीर जी आपका भी।